नमस्कार। कैसे हैं आप सब। होम क्लासेस की इस इंग्लिश सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए भैया, बिना देर किए अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और हमारी ये सीरीज कंटिन्यू डे बाय डे चल रही है, लेकिन हम बीच बीच में 2-3 दिन का गैप फिर ले चुके हैं और बीच बीच में गैप लेते रहेंगे। आप इत्मीनान से पढ़ते रहिए। अगर आपको आप टाइम टू टाइम ये सारी क्लासें अपडेट कर ले रहे हैं तो फिर रिवाइज करते रहिए, बस और क्या, यही करते रहिए, इसी में सबकी भलाई है। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी और उसी को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी को अच्छे से समझ रहे थे। तो उसी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो हम फिर से आपको बता देते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट की टेबल पढ़ चुके हैं, पर्सन की टेबल पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं के बारे में और एक्सप्लेनेशन चल रहा था, चलेगा ही। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बताने में चाहे 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएं, लेकिन अब अंग्रेजी सीखने में आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि यही 15 से 20 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 15 से 20 दिन अगर मेरे साथ सेट हो गए, उसके बाद आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी सीरीज को आगे तरफ बढ़ाते हैं, इंग्लिश सीरीज को। और आज हमारा लेक्चर कौन सा है? 8वां लेक्चर है, ठीक है। तो पिछली क्लास को अगली क्लास से जोड़ लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि पिछली क्लास से को जोड़ने के लिए हमें हमने एक टेबल पढ़ी थी। जो टेबल पढ़ी थी उसमें से जो पहला हमारा कॉलम था वो था सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। क्या था? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ठीक। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की टेबल थी, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद में हम दूसरी हमारी जो टेबल थी वो थी पॉजेसिव केस के प्रोनाउन। पॉजेसिव केस के प्रोनाउन, इनको हम क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है। पॉजेसिव केस के प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव केस के प्रोनाउन। और तीसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ठीक। अब देखिए भैया, ध्यान सुनिए, हम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि इंग्लिश तो सबको आती है, अंग्रेजी तो सबको आती है, हम ये नहीं करें किसी को ना आती, लेकिन हमें करेक्ट इंग्लिश सीखनी है, हमें गलतियां नहीं करनी है, समझ रहे हो नहीं। तो उन गलतियों से बचने के लिए आपको ये टेबल अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि अगर सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। एक चीज पता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो काम करने वाला व्यक्ति जिस चीज पर काम करता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और जो अंग्रेजी है वो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति किस चीज पर काम कर रहा है, अंग्रेजी पर काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसी में हम कह दें कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, तो यहां पे क्या है, मैं सब्जेक्ट है, अपना अपनी जो है ये उसका पॉजेसिव केस है, और गांव तो ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी पॉजेसिव के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको 3 चीजें पहचाननी है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस का मतलब ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। पॉजेसिव केस का मतलब इन सभी के लिए वो प्रोनाउन जो अपना अपनी की मीनिंग बताते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब, के प्रोनाउन का मतलब वो सारे वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में, उसके जो सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए जो कर्म हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए शब्दों का वर्णन करें। समझ रहे हो नहीं? तो चलिए बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे तो बढ़ा ही रहे हैं भाई, कितनी बार चलेंगे, हम चल ही तो रहे हैं, ठीक। तो ठीक है, फिर आपने देखा कि यहाँ पे होता है ही, ठीक है। ही माने वह होता है, लेकिन किसके लिए होता है, ये पुरुष के लिए होता है। यहाँ होता है शी, ये भी होता है वह, लेकिन किसके लिए, पुरुष के लिए, सॉरी स्त्री के लिए होता है, ठीक, स्त्रीलिंग लगा दिए। और ही, शी। अब आगे हम चलते हैं इट के पास। इट मीन्स, यह कह सकते हो, यह वह भी होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका वह में यूज नहीं होता है। इट माने यह, ठीक है। चलो यह वह दोनों लिख देते हैं, जहाँ जरूरत होगी बताएंगे क्यों। तो यह वह भी हो सकता है, और ये किसके लिए, ये निर्जीव के लिए लगता है। तो फिर आगे
ही शी नेम, नेम का मतलब होता है नेम, नेम यानी नाम। ये आपका हो जाएगा नाम, या तो पुरुष का होगा या तो किसी स्त्री का होगा, ठीक है। और ही शीड नेम फिर होता है आई, वी, यू और दे। आज ये टेबल खत्म कर देंगे समझा के, ठीक है। अब देखिए ही का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है हिज, हिंदी नहीं लिख रहे हैं आज, हिंदी पहले लिख चुके हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, ठीक। चलो चल लिख ही देते हैं, हिम, हिम मीन्स होता है उसे। और सी का पॉजेसिव केस होता है हर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है हर। कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर भी हर है यहाँ पर भी हर है, सर इसका तो दोनों सेम सेम है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हर के बगल में, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हर अकेला होगा, सिंगल, हर के अगल बगल कुछ नहीं लिखा होगा, कोई और शब्द यूज नहीं किया गया होगा। अगर हर पॉजिटिव केस का होगा तो इसके बगल में कोई नाम लिखा होगा, इसके बगल में कोई नेम जरूर होगा, सुनिए कोई नाम, किसी चीज का भी कोई नाउन जरूर होगा इसकी जगह पर, हर की जगह, हर के बगल में। समझ पाएगा नहीं? तो ये हो गया, तो समझाने के लिए लिख देते, बाकी मिटा दे रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब इट की बात करो तो इट मीन्स यह वह होता है, ये निर्जीव के लिए लगता है, और ये इसका जो पॉजेसिव होता है वो इट्स होता है, ठीक है, इट्स। और ये हमेशा निर्जीव के लिए लगता है, जैसे कि छोटे कीड़े मकोड़े और जितने लोग हैं, ये मान के चलिए कि जानवर भी हो गए, छोटे बच्चे हो गए जिनका मेल फीमेल निर्धारित नहीं है, उन सब के साथ इट्स ही लगाना है, अपना अपनी के अर्थ में, ठीक। फिर इट, इट्स, और इसका भी ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा अपवाद चलता है इट वाले में, हम इसको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं अपवाद के रूप में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस तुमको, आप लोगों को मिला है, सेंटेंस के अनुसार इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कहीं कहीं पे हर को, इस हर को हर्ष भी लिखा होता है, ऐसे देख लीजिएगा, हर को क्या लिखा होता है, हर्ष, सुने। और अभी एक और होगा, यू के बारे में बताएंगे, यू वाले में बताएंगे, हर्ष भी लिखा होता है, क्यों होता है अभी बताते हैं, रुके रहो, इसे गोला करे दे रहे हैं, ठीक। नेम में तो आपको पता है कि अगर वो पुरुष का नाम है तो हिज होगा, अगर वो स्त्री का नाम है तो हर होगा, अपना अपनी के अर्थ में। और अगर वही हिज जो है ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो पुरुष के लिए हिम होगा और स्त्री के लिए हर होगा। और अगर आई होगा तो आई का जो अपना अपनी की अंग्रेजी होगी तो होगी माई, माई मीन्स मेरा या मेरी, अपना या अपनी, ठीक है। और उसी आई को, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा मी, मी मीन्स मुझे, आई माई मी। और जब वी की बात करेंगे तो वी जो होता है, वी का होता है अवर, वी का क्या होता है, अवर, या फिर कहीं कहीं आवर्स भी दिया होता है, तो हम ये डाउट भी अभी खत्म कर देना, गोला कर दी, ठीक। वी अवर, अवर्स ये भी होता है, लेकिन हम बताएंगे कब होता है कब नहीं होता, अभी हम समझा देंगे सब अच्छे से। तो वी अवर, और इसका होता है अस, अस मीन्स हमें। हिंदी पहले लिख चुके हैं, आप दिमाग में रख लीजिएगा, चलो लिख देंगे, ऐसा नहीं है, नहीं कहोगे कि लिखे नहीं रोज रोज। यू, ये होता है योर, और कहीं कहीं इसका योर्स भी होता है, देख लीजिए, YOURS भी होता है, यू, योर और यू। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो फिर देख लेना अपने हिसाब से। दे, दे के बाद होता है देयर, THEIR, देयर, ठीक है। और कहीं कहीं इसमें देयर्स भी होता है, लिखे दे रहे हैं THEIRS, देयर्स। बहुत कम मिलता है, लेकिन क्यों मिलता है हम बता दे रहे हैं, अभी बता देंगे जस्ट, इसलिए गोला कर दिए, यो अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ठीक है। और ये हो गया यू, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और देयर्स वाले का इसका होता है देम, THEM, देम। ध्यान सुनिएगा। तो हमने पिछली वाली क्लास में आप लोगों को एक चीज बता दिया था कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर यूज होंगे, पॉजेसिव केस के प्रोनाउन हमेशा पॉजेसिव केस की जगह पर यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के पास यूज होंगे। लेकिन कभी भी ऑब्जेक्टिव केस
सब्जेक्टिव केस नहीं बनेगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनेगा, समझ रहे हो नहीं। लेकिन पॉजेसिव केस सब्जेक्टिव केस बन सकता है, पॉजेसिव केस सब्जेक्टिव केस बन सकता है, पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस भी बन सकता है। समझ में आया? ये चीज दिमाग में रखिएगा। मतलब ये पॉजेसिव जो है, पॉजेसिव जो प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहां पे दिया है हर्ष, ठीक है, अगर केवल हर दिया है, केवल हर, और उसके अगल बगल कुछ नहीं लिखा है, कोई भी नाम नहीं लिखा है, तो समझ लेना कि वो ऑब्जेक्टिव केस का है। अगर कहीं पर भी देखिए, जैसे यू है, यू, योर, यू, मतलब इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है। लेकिन अगर दोनों जगह देखना, यहां अगर ये देखिए, ये यू दिया है ना, अगर ये यू अकेले दिया गया है और सबसे लास्ट में दिया गया है, अगर ये जो यू है अकेला दिया गया है और सेंटेंस के सबसे आखिरी में दिया गया है, तब वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे ये दिया गया है, हर अकेला दिया गया है और सेंटेंस के सबसे आखिरी में दिया गया है, तब क्या कहोगे? ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि केवल हर सेंटेंस की शुरुआत में नहीं हो सकता। समझ रहे हो नहीं? केवल यू सेंटेंस की शुरुआत में नहीं हो सकता, मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं हो सकता है। अगर भाई इसका यू और यू दोनों सेम है ना, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो वो सब्जेक्ट वाला है, सेंटेंस के आखिरी में है तो ऑब्जेक्ट वाला है। समझ में आया? जैसे हर है, अब हर अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो इस यही वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हर अकेले नहीं आता है, अपने नाउन के साथ आएगा, अपने किसी नाम के साथ आएगा। तो भैया ये अकेला, अगर ये अकेला आ गया है सेंटेंस की शुरुआत में आ गया तो गलत है सेंटेंस। ये अकेला अगर हर ही आएगा केवल तो सेंटेंस के आखिरी में आएगा, लास्ट में लिखा होगा। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में या सेंटेंस के बीच में ये लिखा है हर के साथ कोई नाउन, हर के साथ कोई नाम, तब या तो वो सेंटेंस की शुरुआत में हो सकता है या तो सेंटेंस के आखिरी में भी हो सकता है। देखो, अगर किसी भी, जैसे हर के साथ हर्ष मिल जाता है, अवर के साथ अवर्स मिल जाता है, मतलब एस मिल जाता है, योर के साथ योर एस मिल जाता है, देयर के साथ देयर्स मिल जाता है, तो एक चीज जान लीजिए कि ये एस बताता है कि ये किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान कर लीजिए, अगर हमने यहां लिखा, हमने यहां लिख दिया हर बुक, हमने यहां क्या लिखा? हमने यहां लिखा हर बुक। हर बुक का मतलब उसकी किताब, हर बुक का मतलब उसकी किताब। लेकिन हमने, अगर हमें पता है कि उस लड़की के पास कोई चीज है, लेकिन उसकी वस्तु के बारे में हमको ज्ञान नहीं कि उसके पास कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है, तो देखो हर बुक लिखो तो मतलब उसकी किताब। लेकिन अगर हमने, देखो हर के बाद उसका नाम आया ना, हमने केवल हर से लिख दिया, तो हमने अगर केवल हर से लिख दिया तो इसका मतलब इसका नाउन इसी के अंदर छुप गया है, मतलब इसके पास नाउन है, जो कि एस बताएगा कि हाँ उसके पास कोई नाम है। एस बताएगा पॉजेसिव वाला, एस बताएगा पॉजेसिव वाला, एस नहीं लगा है तो ऑब्जेक्टिव वाला। या तो फिर हर के बाद कोई नाम होगा, अगर हर के बाद कोई नाम नहीं, हर से लिखा है, तब समझ लेना ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्या है? वो पॉजेसिव है। हम समझने के लिए यहाँ लिख दिए, आप अपनी कॉपी में कहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आया है? यानी कि हर्ष लिखा है तो हर्ष बताता है कि पॉजेसिव प्लस नाउन, हर्ष बताता है पॉजेसिव प्लस नाउन, क्योंकि इसका नाउन इसी में घुल गया है, इसलिए इसके लिए एक अकेला वर्ड अंग्रेजी में दे दिया जाता है, हर्ष। समझ में आया? जैसे कि यहां पे दिया गया है वी के साथ अवर, अवर के बाद देखिए, अवर माने हमारा, हमारी, अपना अपना ही होता है, लेकिन अवर कभी अकेला यूज नहीं होता, अवर के साथ जरूर से जरूर कोई ना कोई नाम जरूर होगा। लेकिन अगर नाम नहीं है तो अवर्स लिखा है तो समझ लेना जी अवर्स होता है वो पॉजेसिव वाला है, ना कि ऑब्जेक्टिव वाला। एस बताता है, एस बताता है पॉजेसिव प्लस नाउन। ये देखिए योर है, देखो यू, योर, यू है, तो योर तो भाई पॉजेसिव है ही है। अगर योर यूज होगा तो योर के बगल में कोई नाम होगा। अगर योर नहीं है, केवल योर्स है, तो योर्स का मतलब भी समझ लेना कि पॉजेसिव प्लस नाउन। समझ में आया? यानी जो एस लगा होता है वो हमेशा किसी पॉजेसिव के नाउन को क्या करता है? छुपा देता है। कोई दिक्कत? तो आप लोग ये दिमाग में रख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि आज हमारी इस टेबल में आप लोगों को क्या चीजें नई मिली। देखिए हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये दिखा देम, ये आपको देम दिख गया। अब चलिए आप लोग अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए कि इस टेबल को हमने क्यों समझाया है, कि सब्जेक्टिव केस और क्या नाम है, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का काम क्या है,
क्या काम था, क्या जरूरत थी, जो हमने आपको ये सारी चीजें समझाई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर काम करते हैं, आप लोगों को हम थोड़ा सा इसकी हिंदी लिख ही देते हैं। अब आई मीन्स मैं होता है, आपको पता है, आप लोग नोट करते रहिए। वी मीन्स हम होता है, या फिर हम सब होता है। जितनी बार हमने टेबल बनाई सब बार बना लो। हम सब बना होता है, हम सब लोग होता है। जितनी बार हमने टेबल बनाया है आप भी उतनी बार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यू मैंने तुम या आप होता है, तुम होता है या फिर आप होता है। राइटिंग अच्छी नहीं पर समझ लीजिएगा। दे मीन्स वे होता है, वे सब होता है। ठीक है, वे सब लोग होता है। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? नहीं, बोलो आगे चलते हैं। एक चीज बताइए, ये हो गया। कुछ अगर मीनिंग्स हम नहीं लिख रहे तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इट्स अपना अपनी के अर्थ में होता है, अपना अपनी। हम इसका सेंटेंस करवाएंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हिज और हर के बारे में आपको पता है। हिज माने उसका या अपना। अगर ये शब्द लिखा है तो मेल के लिए होगा, ये होगा तो फीमेल के लिए भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो सामने लड़की खड़ी है हम कहेंगे उसका घर, लड़का खड़ा है तब भी कहेंगे उसका घर। ये तो नहीं कहेंगे कि लड़की खड़ी है तो कहेंगे उसकी घर ना। हिंदी में दोनों के लिए उसका घर हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में एक के लिए हिज होगा, एक के लिए हर होगा, उसका अपना। ठीक है, जैसे कोई लड़की अपने गांव जा रही होगी तो लड़की अपने गांव जा रही होगी तो उसके लिए हर लगेगा। लड़का अपने गांव जा रहा होगा तो उसके लिए हिज लगेगा। हम जैसे कहें राम अपने घर जा रहा है तब भी अपने कहा गया, वो हिंदी में अपने ही आया। सीता अपने घर जा रही है तब भी वही आया। तो ये थोड़ा ना कहेंगे राम अपने घर जा रहा है सीता अपनी घर जा रही ना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हिंदी में वो चीज़ हम हिंदी के हिसाब से रूल चलते हैं, लेकिन अंग्रेजी के रूल्स अंग्रेजी के हिसाब से चलते हैं। देखिए, तो अगर पुरुष होगा तो हिज लगा के करेंगे, स्त्री होगी तो हर लगा के करेंगे। ठीक है, हिम माने होता है उसे, हिम माने उसे, हर माने उसे। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ये, हर माने उसे। अब बताइए, लड़का खड़ा है हम आपसे कहेंगे कॉल हिम, कॉल हिम मतलब उसे बुलाओ। लड़की खड़ी है कॉल हर, उसे बुलाओ। अब ये थोड़ा कहेंगे लड़का खड़ा तो कहेंगे उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, और लड़की खड़ी है तो कहेंगे उसी बुलाओ ना। ऐसा तो होता है क्या हिंदी में? ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लड़का है तो कॉल हिम, लड़की है तो कॉल हर, कोई दिक्कत? आगे अब देखिए, जैसे आई मीन्स मैं होता है, माई मीन्स मेरा भी होता है, अपना भी होता है। मेरा, अपना, अपनी। अब भैया अगर लड़की कहेगी, लड़की कह रही कि मान लिया मैं लड़की हूं, मैंने कहा कि अपना घर, तब भी मैं अपना घर कहूंगा। मैं लड़का हूं तभी तो कहूंगा अपना घर। ये थोड़ा कि मैं लड़की हूं तो कहूंगा अपनी घर ना। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। हिंदी की हिंदी हो जाएगी, हम जबकि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश की इंग्लिश करने आए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आई माई मेरा अपना या अपनी। राइटिंग थोड़ा रद्दी हो गई जल्दी के चक्कर में, चाहते तो और आराम से लिखते, लेकिन जानबूझ के रद्दी कर दी है। तो आई माई मी मीन्स मुझे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो वी मीन्स हम या हम सब या हम सब लोग। अवर, अवर्स मीन्स होता है हमारा, हमारा, हमारी। ठीक है, हमारे या अपना अपनी भी होता है। समझ लीजिएगा भाई, अपना अपनी कहो तो फिर साफ सुथरा लिख दें, अपना अपनी। ठीक, पिछले पहले लिख चुके हिंदी, इस वजह से हम ज़्यादा साफ नहीं लिख रहे हैं। अस मीन्स होता है हमें, इनकी हिंदी ही तो पता होनी चाहिए। अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम या आप, योर, और अब पता चल गया ना अवर्स और योर्स और देयर्स और हर्स क्यों लिखा जाता है। इसका मतलब होता है अगर हर है तो उसका हर प्लस नाउन हर्स, समझे? अवर प्लस नाउन अवर्स, योर प्लस नाउन योर्स। जब वो वस्तु क्लियर ना हो, जब वो उस वस्तु के बारे में हम क्लियर ना पता कर पाए और हम उसके नाउन को छुपाना चाहें, हर बुक। और एक चीज और भी है, जैसे कि अभी जैसे हर बुक है, हर बुक, तो शुरुआत में सब्जेक्ट बना के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर बुक को ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो आप केवल हर्ष लिख सकते हो, बस तब भी बन जाएगा। केवल हर्ष लिख दिया लास्ट में, हो गया। हर्ष मतलब उसका नाउन छुपा दिया। सुने? नहीं समझ में? देखिए आगे चलते हैं। जैसे कि यू, योर, योर्स। ठीक है, यहां पे पता है योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना अपनी जो होता है, अपना अपनी। ठीक, ये ऐसे होता है। यू मीन्स तुम या आप होता है। देखिए बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, माफ़ करना। ठीक है, यू मीन्स यहाँ पे तुम है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे यू मीन्स तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, तो दे वे, दे माने वे या वे सब या वे सब लोग। ठीक है,
और देयर्स माने होता है उनका अपना, देयर्स मीन्स उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, बोल रहे हैं इससे सुन लेना ना, उनका, उनकी, उनके, और अपना, अपनी, अपना, अपनी, ठीक है। देम मीन्स होता है उन्हें। अब इतनी सारी चीजें नोट कर लो, हम इसको मिटाना चाहेंगे और इन सब पे ही सीट नेम आई वी यू दे पे हम सेंटेंस लिखेंगे, उनका अंग्रेजी बनाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। आपको हम ट्रांसलेशन करना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको बस वो वर्ड्स और वो मीनिंग्स पहचानना सिखा रहे हैं। देखिए हम थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, दिख रहा होगा, ध्यान से देख के नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भैया, नोट हो गया होगा आप लोगों का, चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक। अब हम अपने कैमरे को इसके ओरिजिनल एंगल पे कर देते हैं, ठीक है। और हम अब अपने इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ठीक है। और साफ करने के बाद अब हम आपको कुछ बढ़िया सा बताते हैं। तो भैया आपकी जो मेन हर्डल थी, जो मेन बाधा थी, सुने, वो लगभग समाप्त होने वाली है। थोड़ी चीजें और आपको दिमाग में रखनी है, बस आपकी गाड़ी पटरी पे जस्ट आने ही वाली है। देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं कुछ सेंटेंस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि होता क्या है। हिंदी में लिखूंगा, उनका अंग्रेजी बनाऊंगा और देखिए अब क्या सेंटेंस भी पहचानना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आज नहीं। आज हम चाहते हैं कि आज आपको बस पिछली टेबल को ही समझने में आपका समय व्यतीत किया जाए। देखिए जैसे कि सबसे पहला जो सब्जेक्टिव केस का हमारा जो पहला प्रोनाउन था वो था ही। तो ही के हिसाब से हम ही और सी के दो सेंटेंस एक साथ लेते हैं और उनको लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम ऐसा कोशिश करेंगे ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव तीनों यूज हो जाएं। नहीं भी वैसे होते तो कुल मिला के 2 सेंटेंस कर देंगे, 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि हमारा पहला सेंटेंस है वह अपने घर साइकिल से जा रहा है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। देखिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही हम लेके सारे सेंटेंस समझा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी आपने टेंस पढ़ा नहीं है। दूसरे वैसे हम सेंटेंस नहीं लेना चाहते टेंस की, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो। जो इजी वाले हैं हम उन्हीं में एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। तो हमने आपको सेंटेंस दिया, वह साइकिल से जा रहा है, वह अपने घर साइकिल से जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे, लेकिन पहले हम हिंदी में ही समझेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव होता क्या है। हिंदी वाले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव समझ लिए तो उनकी अंग्रेजी लगाने में भी आराम रहा। अभी हम आपको ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हैं, फिर आपको बता दें, अभी हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव की पहचान के बारे में बात कर रहे हैं बस। वह अपने घर जा रहा है, तो यहां वह के हिसाब से यहां रहा देखोगे, रहा है तो ये लड़का है, ये एक मेल है भैया। ये हम जो लोग टेंस पढ़े हैं वो जान लीजिए, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं। ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? तो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हा दिख जाए, देखिए ध्यान से सुनिए, है नहीं बात कर रहे हैं, हा दिख जाए, हा हो बाकी वो कुछ भी हो, है हो, हाँ हो, कुछ भी हो, हा दिख जाए और उसके जस्ट पहले रहा दिख जाए, हा दिख जाए और उसके जस्ट पहले रहा दिख जाए, तो बिना सोचे समझे आप कहोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि अभी हमने सारे टेंस आपको पढ़ाए नहीं, तो दिमाग में मत रखो कुछ भी यार, मत करो, बस समझा दे रहे हैं। हा दिख गया, रहा दिख गया, तो हमें पता चला ये है कॉन्टिन्यूअस। ये बताता है प्रेजेंट, ये बताता है कॉन्टिन्यूअस। हा बताता है प्रेजेंट, रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो नहीं? तो ये टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन जब किसी सेंटेंस में काम का होना पाया जाता है तो वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। सुने, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। वो लोग उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि असर्टिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंबाइंड होते हैं।
असर्टिव का मतलब पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों, लेकिन हम यहाँ पे चाहे अफर्मेटिव बोल दें और चाहे पॉजिटिव बोल दें, लेकिन हमारी आदत में पॉजिटिव बोलना है, इसलिए हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलें। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जिससे काम का होना पाया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए वो अपने घर साइकिल से जा रहा है तो काम हो रहा है ना, काम का होना पाया जा रहा है ना। तो अगर काम का होना पाया जा रहा है तो एक चीज कंफर्म हो गई कि सर अब इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, यानी सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले रखनी होती है। हम अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं बताएं, आपको देखो बस खाली। तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। ठीक है, नंबर 2 पर क्या रखना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है पॉजिटिव सेंटेंस में। सब नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी हा के हिसाब से प्रेजेंट, रहा के हिसाब से कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, या तो इज, या तो एम, या तो आर। 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन इसीलिए हमने आपको बताया था, इसीलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग अलग बांट दिया था, याद है? इसीलिए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को अलग अलग बांट दिया था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट और नेम के साथ इज लगता है। ठीक है, आई के साथ सदैव एम लगता है। जो प्लूरल वाले का आई है उसके साथ हमेशा एम लगेगा, किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और वी यू दे के साथ हमेशा आर लगता है। अभी के लिए बता दे रहे हैं, नहीं याद हो रहा मत याद करो, कुछ भी मत करो, बस आप केवल देखते जाओ। तो ही शीट के हिसाब से यहां पे इज लगेगा, तो हो जाएगा ही इज। अब नंबर 3 पर आता है उसका काम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब आएगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब है कि कौन सा काम हो रहा है, मेन काम कौन सा हो रहा है। अब बताओ यहां पे मेन काम कौन सा हो रहा है, यहां से पता चलेगा कौन सा मेन काम हो रहा है। मेन काम हो रहा है जाने का, मेन वर्ब। तो जाने का जो काम होता है उसको अंग्रेजी में गो बोलते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो काम के जारी होने के बारे में आईएनजी फॉर्म लगाओगे तभी पता चलेगा कि काम जारी है या फिर काम खत्म हो चुका है। तो आईएनजी जोड़ दोगे तो लगेगा कि हाँ काम चल रहा है। तो गो है, लेकिन गो की आईएनजी क्या लगेगी, ही इज गोइंग। तो इतने का मतलब हुआ वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। लेकिन इसके आगे अब जो शब्द बचे, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सुने अब ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले देखते हैं और क्या क्या हो सकता है भैया। अपने घर, ही इज गोइंग। अब जब कोई व्यक्ति किसी एक जगह से दूसरी जगह जाके जुड़ता है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, लेकिन कहां को जा रहा है, अपने घर ना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर जुड़ता है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अपने घर को जा रहा है या घर की ओर जा रहा है, ये तो समझने का फेर है। तो वह अपने घर जा रहा है तो ही इज गोइंग, यहां लगेगा टू। जब किसी कहीं पे जाने का बोध होता है, कहीं जुड़ रहे होते हो, तो ये प्रीपोजिशन है। देखिए, देख लीजिए प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कहा था ना कि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ग्रामर आ जाएगी। देखिए सब्जेक्ट जान गए, नाउन जान गए, प्रोनाउन जान गए, मेन वर्ब भी जानने लगे हैं, प्रीपोजिशन भी जानने लगे, जाने अनजाने में आप सब कुछ जान जाएंगे। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है, टू माने को, कहां को जा रहा है, बोलो अपने घर। याद आया अपने घर, ये देखिए अपने पॉजेसिव वाला, घर माने हाउस, होम, जो भी आप कहना चाहो। तो अपने घर। अब बताओ वह अपने घर जा रहा है ना, तो वह के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी अलग होगी कि नहीं होगी। तो ही का अपना अपनी क्या होता है, हिज। तो ही इज गोइंग टू हिज हाउस। बोलो, देखिए ही इज गोइंग, वह जा रहा है, टू माने को हिज हाउस, अपने घर को। देखो बन गया ना, बन गया। अब बताओ ही इज गोइंग टू हिज हाउस, ही इज गोइंग टू हिज हाउस, ही इज गोइंग टू हिज हाउस, कितनी बार कहोगे, बार बार कहोगे, बार बार कहोगे, ऐसे याद हो जाएगा। तो ही इज गोइंग टू हिज हाउस, बोलो। अब हो गया, ही इज गोइंग टू यानी वह जा रहा है टू हिज हाउस, कहां को, अपने घर को। काहे से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। तो ये हो गया हमारा अदर वर्ड कह सकते हो, सुने। तो ये हो गया अपना अपनी। कर्म भी तो है, जाने का काम कर रहा है, अपने घर जाने का काम कर रहा है, पॉजेसिव हो गया। साइकिल से जा रहा है, किस चीज पर काम कर रहा है, साइकिल से। तो अब इसे क्या करेंगे, ही इज गोइंग टू हिज हाउस, लेकिन काहे से, साइकिल से। फिर एक प्रीपोजिशन लगेगी, ध्यान सुनिए। जब कभी सब्जेक्ट सेट हो जाए, हेल्पिंग वर्ब सेट हो जाए, मेन वर्ब सेट हो जाए, पॉजेसिव सेट हो जाए
ऑब्जेक्ट सेट हो जाए, उसके बाद भी सेंटेंस को जोड़ना हो, उसके बाद भी बार बार सेंटेंस जोड़ना पड़े, बार बार सेंटेंस जोड़ना पड़े, तब हम हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और उस सेंटेंस के आगे वाले भागों को जोड़ते चले जाते हैं। प्रीपोजिशन स्थिति वाले जो वाक्य होते हैं। तो भैया ही इज गोइंग टू हिज हाउस, काहे से? साइकिल से। तो जब कभी आप किसी चीज से जा रहे हो और उसे ड्राइव करके जा रहे हो तो बाई लगाते हैं। क्या क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। तो हो जाएगा प्रीपोजिशन बाई लगेगा, तो लगेगा बाई द बाइसिकल, बाईसाइकिल, CYCLE, ये हो गया। ही इज गोइंग टू हिज विलेज बाय द बाईसाइकिल। बोलो, तो ये आपका हो गया पूरा पूरा सेंटेंस। वह अपने घर साइकिल से जा रहा है। देख लीजिए, पहचान पाओगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ये पॉजेसिव वाला हो गया क्योंकि पॉजेसिव प्लस नाउन, याद आया कि नहीं? हिज हाउस। और ये भी प्रीपोजिशन, अभी हम प्रीपोजिशन सारी नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। बाय द साइकिल, ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में रहे नहीं? तो देख लीजिए कितना आसान है अंग्रेजी। नहीं समझ पा रहे? बोलो। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सुने, तो देखिए यहाँ पे 2 बार बाई लगा है, ये प्रीपोजिशन वाला है, वो बाईसाइकिल। हो सकता है ये बाईसाइकिल मेरा गलत हो, ऐसे हो सकता है, आप देख लीजिए स्पेलिंग, हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो। या तो ये तो नहीं, मैं BY ही है, सॉरी, बाई द बाईसाइकिल। अगर आई वाला होगा तो सही कर लीजिएगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। बाई द बाईसाइकिल, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह अपने घर साइकिल से जा रहा, हो गया। अब हम दूसरा एक लड़की वाला बनाते हैं सेंटेंस। वह खाना खा रही है। अब देखना इसमें कई सारी चीजें होंगी ऐसी जो नहीं होंगी। देखिए, वह का मतलब हो गया शी, खाना का मतलब हो गया फूड, खाने का मतलब हुआ ईट, रहा रही का मतलब हुआ जारी है का मतलब हुआ कि इस टाइम प्रेजेंट में जारी है। तो ये हो गया प्रेजेंट। हा बताता है प्रेजेंट, रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हा बताता है प्रेजेंट, रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस। और खाना, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम का होना पाया जा रहा है। जब काम का होना पाया जा रहा है तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे? जब काम का होना पाया जा रहा है तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे। तो सब्जेक्ट वह खाना खा रही है, अब लग रहा है ना लड़की है, तो यहाँ लिखेंगे शी। अब आपको पता है ही शी इट नेम के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज लगता है, तो हो जाएगा सी इज, सी इज। सुने, क्या हो जाएगा? तो चलिए सेंटेंस को आगे देखते हैं। इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, ये BICYCLE है, BICYCLE, बाईसाइकिल, ठीक, CYCLE, बाईसाइकिल। देखिए तो हो जाएगा सी इज। अब खाना की अंग्रेजी तो ईट होती है, काम वाली, मेन वर्ब वाली, लेकिन यहाँ पे ING फॉर्म लगेगी तो हो जाएगा सी इज ईटिंग। वह क्या कर रही है? वह खा रही है, लेकिन क्या खा रही है ये भी देखना। वह क्या खा रही है? वो खाना खा रही है, तो इसे सी इज ईटिंग फूड हो गया। बोलो, सी इज ईटिंग फूड हो गया आपका सेंटेंस। तो इस तरीके से सेंटेंस करते वक्त हम सारी चीजें पहचानेंगे, क्या है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। देखिए अब जो लड़की है वो किस पर काम कर रही है? वो खाने पर काम कर रही है, तो लड़की है सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसका काम जिसको बोलते हैं मेन वर्ब MV, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। सुने, तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हमने कोशिश किया है कि आपकी सब्जेक्टिव की टेबल, पॉजिटिव की टेबल, ऑब्जेक्टिव की टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। आज भी देख लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा अगले दिन भी देख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटेंस, ठीक है। किसके बारे में लिख रहे हैं? सेंटेंस के बारे में, ठीक, सेंटेंस के बारे में देख रहे हैं। सो हम कोई एक सेंटेंस उठाएंगे और उसी को बार बार तोड़े मरोड़ेंगे और देखेंगे क्या है इन सेंटेंस में क्या फर्क होने वाला है, ठीक है। और हमने आपसे जैसा कि बताया कि हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल बार बार एक ही सेंटेंस और एक ही टेंस का वो उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या होने वाला। देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, सबसे पहले एक सेंटेंस हमने लिख लिया कि मैं पढ़ा रहा हूं। हमने क्या लिखा? मैं पढ़ा रहा हूं।
ठीक। दूसरा हमने लिखा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तीसरा हमने लिखा, मैं तीसरा लिख रहा हूं क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। यहां पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। फिर यहां लगेगा क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बोलो। फिर अगला मैं लिखूंगा 5वां सेंटेंस, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। और फिर मैं लिखूंगा मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक। अब देखिए मैंने एक ही सेंटेंस को तोड़ा मरोड़ा है और उसको हमने 6 टाइप से लिख दिया। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से लिखा। देखा, अंग्रेजी भाषा में किसी भी वाक्य को इन्हीं तरीकों से बोला जा सकता है। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में यही सारी चीज़ें हमें, यही 6 तरीके हमें देखने हैं अच्छे से। तो देखिए, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा ध्यान सुनिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, हमने लिखा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई अंतर है? अगर मैं इसको ना लिखता तो क्या दोनों में कोई अंतर होता? ना, दोनों सेम होते। इसका मतलब ये हो कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में केवल नहीं का फर्क है बस। इसमें नहीं आ गया है, इसमें नहीं आया, ये शब्द नहीं यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो अंग्रेजी इसके बनेगी वही अंग्रेजी इसकी बनेगी, केवल इस वाले की अंग्रेजी में इसका शब्द जुड़ेगा, बस नहीं जुड़ जाएगा, बस। समझ रहे हो नहीं? लेकिन नहीं जुड़ने के बाद उस सेंटेंस में क्या फर्क पड़ेगा ये भी हमें देखना होगा। फिर देखिए, अगर मैं यहां क्या को छुपा दूं तो लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए, पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस सेम है। पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब ये हो कि जो ट्रांसलेशन इसका होगा वही ट्रांसलेशन इसका होगा। लेकिन जब इसमें क्या जुड़ गया है तो क्या की अंग्रेजी और इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला, बस बन जाएगा ट्रांसलेशन। समझ रहे हो नहीं? अगला देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने क्या भी छुपा दिया और मैंने नहीं भी छुपा दिया। तो जब मैंने नहीं क्या भी छुपाया, एक मिनट, जब मैंने क्या भी छुपा दिया और नहीं भी छुपा दिया तो आपको क्या मिला? मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब इतने की अंग्रेजी तो यही बनेगी, मैं पढ़ा रहा हूं वाली। लेकिन जब हम दोनों शब्द देखेंगे तो इस सेंटेंस में इसकी और इसकी अंग्रेजी बढ़ जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। मतलब कहने का रूल ये है कि अगर हमें इसका रूल पता हो तो इसका भी पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा, सारे रूल पता चल जाएंगे। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं क्यों को मिटा दूं और मैं पढ़ा रहा हूं कर दूं तो भैया पहला सेंटेंस आ गया, ये सेंटेंस सेम हो गया, लेकिन हमने यहां पे लिख दिया क्यों। जब क्यों लिख दिया तो क्यों की अंग्रेजी एक्स्ट्रा आ जाएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगा। जब हम लास्ट में जाएंगे तो हम क्यों नहीं को मिटा दें तो हम देखेंगे कि लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं, यानी पहला और आखिरी सेम है, अंग्रेजी केवल इसकी बढ़ गई है, बस मैं क्यों नहीं की अंग्रेजी बढ़ जाएगी। तो इसका अंग्रेजी बनेगा कैसा हम बताते हैं। पहले पहचानना सीखो इनको बोलते क्या हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस सेंटेंस को पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूं को पढ़ो और बताओ कि इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या इस सेंटेंस में हमको ये पता चल रहा है कि इसमें काम का होना पाया जा रहा है कि नहीं होना पाया जा रहा है। तो आपको सर इसमें लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब काम का होना पाया जा रहा है। तो जिस किसी सेंटेंस में, ये सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, जिस किसी सेंटेंस में अगर काम का होना पाया जाता है तो वो सारे सेंटेंस हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। हम हिंदी में सकारात्मक पकारात्मक नहीं लिखा रहे हैं, इसे जानो। पॉजिटिव सेंटेंस जो देख रहे हो वही देखो, पॉजिटिव सेंटेंस जितना जरूरी है वो जरूर बता रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिनसे काम का होना पाया जाता है वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं वो? हमारे
पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। हमने कहा था ना रूल बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखो अभी बनाते हैं फॉर्मूला, दिखाते हैं आपको कैसे रूल बनता है। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, जिस किसी सेंटेंस से काम का नहीं होना पाया जाए उसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखो इसमें नहीं की वजह से ये सेंटेंस निगेटिव हो गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे इसे, निगेटिव सेंटेंस। आशा करते हैं हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरे में अगर जाए तो क्या मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए जब भी कभी किसी सेंटेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य दो तरीके से होते हैं। एक में ऐसा होता है कि आपको केवल यस और नो में जवाब देना होता है। जैसे हम आपसे कहें कि आप मुझे क्या आप हमें जानते हैं, तो आप कहोगे यस, आप हाँ और ना में जवाब दे दोगे। तो जब किसी वाक्य से केवल इतना पता चले कि केवल हाँ और ना में जवाब दिया जा सकता है, तो वैसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये देखिए, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, आपसे पूछो क्या मैं पढ़ा रहा हूं, आप कहोगे यस या फिर नो, तो ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सुने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस क्या बोलते हैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। हिंदी मत रखो दिमाग में, जितना बता रहे हैं वो दिमाग में रखो जो जरूरी है। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, देखिए जब कभी क्या जो है क्या अगर शुरुआत में है तो फिर उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू में क्या होना चाहिए, शुरू में क्या होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरुआत में क्या है, अगर ये नहीं ना होता तो होता क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये नहीं आ गया है तो इसलिए ये कौन सा बनेगा भाई, नहीं ना होता तो बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये भी आ गया है तो नहीं वाला जो होता है वो निगेटिव होता है, तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बोलो समझ पा रहे हो नहीं, केवल अब इस देखो क्या बताता है, इंट्रोगेटिव, नहीं बताता है निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये क्या लिखा है तो मतलब इंट्रोगेटिव, ये नहीं लिखा है तो मतलब निगेटिव, इसमें काम का होना पाया जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव। बोलो अगले में देखिए, अगले में क्या है, सवाल पूछने वाला शब्द सेंटेंस के बीच में लिख दिया गया, देख लो शुरुआत में नहीं है बीच में है। तो जब कभी कोई क्वेश्चन वर्ड यानी सवाल पूछने वाला शब्द किसी सेंटेंस के बीच में होता है तो हम उसको पहचानने, जानने, सीखने के लिए डबल इंट्रोगेटिव नाम दे देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ पाए कि नहीं, देखो जब भी कभी सवाल पूछने वाला शब्द यानी क्यों, कैसे, कहां, ये सब बीच में आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बीच में आ जाए या इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि जिसका आंसर यस नो में ना दे सके हम, उस मतलब जिसका आंसर देने के लिए हमें कारण बताना पड़े। जैसे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने आपसे कहा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तो आप हमसे क्या कहोगे, यस या नो, ना, आपको कारण बताना पड़ेगा। आप बताओगे कि इसलिए पढ़ा रहे हैं, उस कारण की वजह से उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्यों की वजह से ये डबल इंट्रोगेटिव है, लेकिन नहीं भी है ना, तो जब डबल है और नहीं भी है तो क्या है, डबल, और ये है ये डबल, क्यों की वजह से डबल इंट्रोगेटिव क्योंकि बीच में लिखा है, और ये नहीं भी है तो हो जाए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या बनेगा, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देख लीजिए, पहचान लीजिए, जिनको ये याद हो गया पहचान लेंगे सेंटेंस वो हीरो हो जाएंगे। तो भैया 6 टाइप के मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं, इनको मैंने एक्सप्लेन किया है। हम इनकी अंग्रेजी भी बनाना चाहते हैं तो हमारे पास अभी लगभग 16 मिनट बचे हुए हैं, तो हम इसकी अंग्रेजी भी आराम से बना सकते हैं। तो देख लीजिए भैया, बताइए, जिस किसी सेंटेंस से काम का होना पाया जाता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जिस किसी सेंटेंस में नहीं यूज हो जाता है उसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में क्या आ गया और सेंटेंस के शुरुआत में आ गया, क्या आ गया, ये सेंटेंस के शुरुआत में आ गया शब्द, क्वेश्चन पूछने वाला शब्द सेंटेंस के शुरुआत में आ गया तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम यस नो टाइप भी है,
यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिनका उत्तर हम केवल हाँ या ना में दे सकें, बस वही। तीसरा है क्या के साथ नहीं आ गया, क्या बताता है, इंट्रोगेटिव, नहीं बताता है, निगेटिव, तो बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। बोलो, ये देखिए क्यों बीच में आया ना, जैसे ही क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर क्यों के साथ नहीं आ गया है तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। समझ में आया नहीं आया, बोलो, नहीं समझे? तो चलिए देखते हैं फिर मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान सुनिएगा, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। नंबर 1 पर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। नंबर 1 पर किसकी अंग्रेजी लिखनी होती है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होती है। तो बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपके पास? आप कहोगे सर मैं, पता है ना सब्जेक्ट ही सी इट नेम आई वी यू दे, तो ये देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, नंबर 1 पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पर आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब को HV लिख दिया, आप समझ जाइएगा, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नंबर 3 पर आपको लगानी होती है मेन वर्ब MV। देखिए अभी हम जब टेंस पढ़ाएंगे तो हर टेंस में बार बार आपको स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, तो घबराना नहीं है, यहाँ पे तो हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं बस। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। याद आया कुछ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कुछ याद आया कि नहीं आया आपको? हाँ सर याद आ रहा, वही ऑब्जेक्टिव केस। और फिर आता है अदर वर्ड, OW का मतलब अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप। हमने बता दिया, देखिए भैया, अगर उधर कोने में नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा कैमरा उधर कर देंगे, बाकी सुनाई तो पड़ ही रहा होगा, दिख तो रहा है, सही है। निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, निगेटिव में क्या होता है? जब निगेटिव सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर है एक प्रकार का, अच्छा, मतलब हम कौन सी अंग्रेजी की मीनिंग किस जगह पे सेट करना है वो बता रहे हैं, अभी हम यहाँ सेट करेंगे। अब अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में ज्यादा अंतर नहीं होता, केवल नॉट का अंतर होता है बस। तो ठीक है, फिर नॉट का अंतर होता है तो नॉट फिर इसमें जुड़ जाएगा, यानी पूरा पूरा यही स्ट्रक्चर रहेगा, केवल नॉट जुड़ेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर यही लिखते हैं, कहाँ पे हेल्पिंग और कहाँ पे नॉट जुड़ेगा वो बताते हैं। नंबर 1 पर सब्जेक्ट रहेगा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी ही रहेगी, और नंबर 3 पर आपको नॉट जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट जोड़ना है, और बाकी सब वैसे ही छाप दो, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बोलो, और प्लस अदर वर्ड। माफी चाहते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई बार बार आप अपनी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, बोलो, कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा पूरा समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान सुनिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, हम पहले हिंदी बना देते हैं तब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, या फिर चलिए बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाली, इसको पहले लिख दो, बाकी सब कुछ वैसे लिख दो, आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब कुछ वैसे छाप दो। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लो, बाकी सब वैसे लिख दो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर प्लस मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, बोलो भैया, और फिर अदर वर्ड हो गया, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, नहीं गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब कर दिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी बनाने के लिए हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया, बाकी सबको वैसे ही छाप दिया। देखिए हमने लाइन से लिख दिया अच्छे से, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक, सब बताएंगे, टेंशन ना लो। फिर अगले वाले में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव वाला तो इंट्रोगेटिव है ही, खाली निगेटिव आ गया, यानी केवल नॉट का अंतर आएगा बस, केवल नॉट ही आएगा बस। तो देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस वाले में से, ये जो निगेटिव के स्ट्रक्चर में से केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लो, बाकी सब लिख दो, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिया पहले, देख लीजिए कितना आसान है, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिया पहले इसकी, बाकी नंबर 2 पर सब्जेक्ट हो जाएगा, बोलो, नंबर 2 पर सब्जेक्ट हो जाएगा, नंबर 3 पर नॉट हो जाएगा, प्लस नॉट, सुने, और फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, बोलो, और फिर लास्ट में क्या आएगा, अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना वरना गलत माना जाएगा, ठीक है।
डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं, देख लीजिए ध्यान से देखिए, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का फर्क है बस, लेकिन नॉट लगेगा कहाँ वो देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब पहले लगा, सब्जेक्ट यहाँ लगा, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में लगा, देख लीजिए। ठीक है, अगले में देखते हैं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जस्ट पहले उसका क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देना है बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, जैसे क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी लिख देना, बस पूरा वैसे छाप दो। तो यहां पर क्या आएगा, नंबर 1 पर क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस नंबर 2 पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और नंबर 3 पर क्या आएगा, मेन वर्ब। ठीक है, नंबर 4 पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, और फिर क्या आएगा, अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। आशा करते हैं आप लोगों को ये दिख रहा होगा, आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिखे दे रहे हैं, इसकी अंग्रेजी बनेगी इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर लिख दिए। लास्ट वाला देख लेते हैं। तो भैया इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का ही तो फर्क है, तो फिर सही है यार, क्या दिक्कत है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर में केवल हेल्प, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, पूरा पूरा यही लिख दो। तो यहाँ इस वाले को पूरा छाप दो, यहाँ पहले क्या कर दो, क्वेश्चन वर्ड लिख दो, बस यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बन जाएगा नंबर 1 पर क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, नंबर 2 पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नॉट, प्लस लगा के नॉट। ठीक, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। भैया ये जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिए हैं ये रामबाण हैं, ये सब कहीं काम करते हैं, ये सब कहीं लगेंगे। तो हमने देख लिया, आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया कि 6 टाइप के सेंटेंस हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन करते वक्त। आपको अगर नीचे नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अभी 8 मिनट हैं, देखते हैं शायद 8 मिनट में जल्दी जल्दी हमारे सेंटेंस हो ही जाएं, ताकि हम अगली क्लास में फिर इसको समझा सके अच्छे से। देखिए अब अंग्रेजी बनाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट पकड़ो, नहीं अंग्रेजी में पकड़ रहे हो पहले हिंदी में तो पकड़ो, हिंदी बेल्ट के हो तो हिंदी का सब्जेक्ट पकड़ो। तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे आई। नंबर 2 पर आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। आपको पता होना चाहिए ये हा बताता है प्रेजेंट, रहा बताता है कॉन्टिन्यूअस, तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से हम नंबर 2 पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, लेकिन यहाँ पे आई है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, तो ये लगा आई एम, आई एम। अब देखिए पढ़ाना है, एक क्या है, काम है, हेल्पिंग वर्ब लग गई, ये है मेन वर्ब, मेन काम है। काम इस सेंटेंस में मेन काम क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने को बोलते हैं टीच। लेकिन जब भी कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जब भी कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो आईएनजी फॉर्म जोड़ती है, तो टीच की आईएनजी लगेगी टीचिंग, आई एम TEACHING, आई एम टीचिंग, बन गया आपका सेंटेंस। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। बस एक सेंटेंस बना लिया, बाकी देखना सारे बन जाएंगे, अभी इसी से सब बन जाएंगे, खाली आगे पीछे शब्द को करना है, बस केवल आगे पीछे सब सारे शब्दों को करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए तो आई एम टीचिंग हो गया ना। अब आई एम टीचिंग के बाद देखते हैं, आई एम टीचिंग के बाद जो है अब दूसरा है मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो अगर ये नहीं ना होता, अच्छा चलिए इसको मिटा दिए, अगर ये नहीं ना होता तो अंग्रेजी क्या बनती, आई एम टीचिंग। बनती है कि ना बनती है, आप करो हाँ सर बनती, बिल्कुल बनती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें बढ़ा दिया हमने नहीं, इसमें हमने बढ़ा दिया नहीं, तो देखिए नहीं की वजह से नॉट आया था ना, कहाँ आया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और काम से पहले। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब ये है, काम ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, हो गया काम खत्म। तीसरे में देखिए क्या मैं पढ़ा रहा हूं, देखो क्या को मिटा दो, मैं पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी क्या बनेगी, आई एम टीचिंग, आई एम, ध्यान देखिएगा, आई एम टीचिंग, TEACHING, ठीक, आई एम टीचिंग। क्वेश्चन अभी हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, आई एम टीचिंग। लेकिन हमने आपको एक शब्द और दे दिया, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो जब क्या आ गया शुरुआत में, जब क्या शुरुआत में आ जाएगा तो एम यहां नहीं रहेगा, एम शुरुआत में लग जाएगा,
एम शुरुआत में लग जाएगा तो हो जाएगा एम आई टीचिंग, तो यहाँ पर जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो बन गया एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो कितना आसान है, बस केवल शब्दों को आगे पीछे करना है और कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इन्हीं को आगे पीछे करना है, बाकी कुछ करना नहीं। अब देखिए अगर मैं क्या को मिटा दूं और नहीं को मिटा दूं तो अंग्रेजी बनेगी मैं पढ़ा रहा हूं, ट्रांसलेशन बनेगा आई एम टीचिंग। देखिए मैं कर दे रहा हूं आई एम टीचिंग, TEACHING। बताओ मैंने क्या और नहीं को मिटा दिया, ट्रांसलेशन बना आई एम टीचिंग, लेकिन हमने आपको दो शब्द दिए, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या की वजह से एम तो लगेगा शुरुआत में, क्या की वजह से एम लगेगा शुरुआत में, नहीं की वजह से नहीं कहाँ लगता है भाई, नहीं तो हमेशा यहीं लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगता है, नॉट के बाद में। देखो इस वाले में से आई एम नॉट टीचिंग में से एम को पहले लगा दोगे तो नॉट अपनी जगह पर ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा एम आई नॉट टीचिंग, यानी इंट्रोगेटिव यानी निगेटिव सेंटेंस में से अगर एम को पहले लगा दिए तो बन गया क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। देखिए ये सारे तरीके मेरे मैथ्स के द्वारा अप्लाई किए गए तरीके से मैच करते हैं, इसीलिए मैं इसको मैथ्स के सहारे पढ़ा रहा हूँ, यानी अंग्रेजी को भी हम मैथ्स बना के पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को। अब पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। एम आई नॉट टीचिंग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, वरना सेंटेंस गलत माना जाएगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो आपको पता है अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्यों की अंग्रेजी लगा देनी होती है बस। देखिए तो पहले तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेंगे तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, जैसे कि ये सेंटेंस है आई एम आई टीचिंग, तो इसमें केवल यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दो, क्यों की अंग्रेजी लगा दो, बाकी बन जाएगा। क्यों की अंग्रेजी बढ़ा दो, देखो आई एम आई टीचिंग लिख दो पहले, एम आई टीचिंग, तो जब आप एम आई टीचिंग कर दिए तो बन गया क्या मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आपने क्यों की अंग्रेजी पहले कर दी, यानी आपने लिख दिया वाई एम आई टीचिंग, तो बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए वाई एम आई टीचिंग में केवल नॉट बढ़ा दो इसमें, यानी कि देखो आई के बाद और टीचिंग से पहले नॉट बढ़ा दो, देखो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट बढ़ा दो, तो देखिए तो बन जाएगा वाई एम आई, यहाँ पे आई वाई एम आई नॉट टीचिंग, TEACHING क्वेश्चन मार्क। बताओ मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, वाई एम आई नॉट टीचिंग। अब बताओ क्या किसी को ऐसे आज के सेंटेंस में आज की क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत हुई। हाँ आज कंटिन्यू हम पढ़ाते रहे, किसी प्रकार का कोई मजाक या किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, टोटली फोकस थे, क्योंकि अगर हम उस तरीके की बातचीत करते तो रह जाता हमारा। तो देखिए हमने आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया, सब्जेक्टिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव की टेबल के बारे में बता दिया, और सब्जेक्ट बता दिए, पर्सन बता दिए, जितना हमसे हो सका हमने आप लोगों को बता दिया है। तो ठीक है भैया, चलते हैं, मिलते हैं आपको आपकी अगली सीरीज में, यानी अगली क्लास में। जब भी आपको मिलेगी आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी अंग्रेजी हम पे छोड़िए, सिखा देंगे पूरी, मैथ्स भी हम पे छोड़िए, सिखा देंगे पूरी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।